नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कृषि प्रबंधन कक्षा 8 का पहला पाठ है। इसमें बीज बोने के परंपरागत औजार और बीज बोने के आधुनिक औजार सीड ड्रिल, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। दो बैल हैं और इनके बीच में हल लगा हुआ है। हल के बीचों बीच एक कीप जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस कीप के ऊपर बीजों को डाला जाता है। बीजों को डालने से धीरे धीरे इस पाइप के द्वारा बीज नीचे हल के साथ में चले जाते हैं और उनकी एक व्यवस्थित वितरण हो जाता है। इसी तरह से सीड ड्रिल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पाइप्स होते हैं। एक बड़ी सी कीप होती है, इसके ये पाइप होते हैं जिससे इसका कनेक्शन नीचे वाले लोहे वाले पार्ट से होता है और उसमें बीज गिरते जाते हैं। इसके बाद में आता है खाद एवं उर्वरक देना। किसान खेत में खाद डालता है, ये तो आपने बहुत सुना और देखा है, लेकिन इसका क्या कारण है कि वो अपने खेत में खाद डालता है? मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखना और अधिक फसल प्राप्त करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। रासायनिक होते हैं वो उर्वरक होते हैं और जैविक होते हैं वो खाद होती है। जो पशुओं से, पौधों से, इनसे प्राप्त होती है वो खाद है। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमने मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों के नाम पढ़े, खाद्य एवं उर्वरक। खेतों में दोनों को डालते हुए देखा है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? खाद्य प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जबकि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश आदि। किसानों का मित्र कहा जाने वाला केंचुआ से जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। खाद्य उर्वरक से बेहतर है। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तथा ये मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। अतः जैविक खाद का उपयोग करना ज्यादा चाहिए। पुराने समय से लेकर के हजारों वर्षों से हमारे किसान अपने पशुपालन के द्वारा इकट्ठी की हुई खाद को अपने खेत में ले जाके डालता है और लहलहाती हुई उत्तम फसल को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ समय से हमारे यहाँ पर यूरिया डालने का चलन चल पड़ा है और यूरिया ने हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता को बहुत ज्यादा ह्यूमस का अभाव करके प्रभावित किया है। जैविक खाद के लाभ, ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। ये खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। ये ऐसी खाद होती है जिसमें सभी जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। इसमें मिट्टी पोली बनी रहती है, इसे जड़ों में शोषण क्रिया सरलता से होती है। अब आप देखेंगे कि जो खाद हम डालते हैं, साल भर गोबर हमारे घर के बाहर या कहीं पे भी जहां हमने इकट्ठा किया वहां पड़ा रहता है और वो ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है और ये मिट्टी को पोली बनाता है और जड़ों में शोषण क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैविक खाद के कारण मिट्टी अधिक जल को धारण कर सकती है। तो इस तरह से हमने जैविक खाद के लाभ देखे। खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम है। खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। मिट्टी पोली बनी रहती है। जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह से हमने खाद और उर्वरक में अंतर देखे हैं। लेकिन अगला टॉपिक आता है हमारा सिंचाई करना। सिंचाई का मतलब होता है फसल को पानी पिलाना। किसान खेत में अपनी फसल को जीवित रखने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जल की मात्रा को निश्चित समय अंतराल पर फसल को देता है। खेतों में फसल के उगने तथा खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है? किसान फसल को पानी पिलाता है।
जिस प्रकार हमें भोजन के साथ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसल को भी वृद्धि एवं फलित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो रोज तो फसल को पानी नहीं पिलाया जाता है, एक अंतराल के बाद में ही फसल को पानी पिलाया जाता है। तो कई प्रकार के कृत्रिम साधन हैं जिनके द्वारा फसल को पानी दिया जाता है। कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई से फसल को लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं सिंचाई से फसल को? बीज अंकुरण के लिए, अगर फसल को पानी नहीं मिल रहा है तो बीज अंकुरित नहीं होते। बीज अंकुरण के लिए नमी आवश्यक होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जलापूर्ति करना, जल होगा तभी तो जल वाष्प बन के बाहर निकलेगी पत्तियों के द्वारा। जल द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और पौधे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सिंचाई हेतु जल के स्रोत क्या क्या हैं, तो अब हम इसे आगे देखते हैं। आप अपने आसपास देखें कि हमारे आसपास किस स्रोत से हम फसल को जल देते हैं, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि हमारे यहाँ पर ट्यूब वेल होता है। ऐसा कुआं जो ट्यूब जैसा होता है उसे कहते हैं ट्यूब वेल। तो किसान प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग स्रोत के द्वारा जल सिंचाई करता है। तो किसान नदियों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप, नहर, बांध आदि जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई के लिए करता है। सिंचाई के साधन, सिंचाई के कई साधनों द्वारा किसान फसलों की जल आपूर्ति करते हैं। ये साधन कौन कौन से हो सकते हैं? सिंचाई के कई साधनों द्वारा किसान फसलों की जल आपूर्ति करता है। इस जल आपूर्ति के लिए उसने किस किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है? देखिए, साधन क्या है? पुराने समय में एक चमड़े का बड़ा सा बैग होता था और उसे जल में डाला जाता था जिसे कहा जाता था चड़स। जब ये कुएं के अंदर गिरता था और लाव से इसे खींचा जाता था, ये चड़स पानी लेकर के बाहर आता था और फिर फसल को वो पानी दिया जाता था। ये तो था पुराने समय की बात चड़स की। इसके बाद में आज आ गए नलकूप। ठीक है, आधुनिक साधन है नलकूप, ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल के द्वारा धरती से बोर करके पानी निकाला जाता है और इससे जल की आपूर्ति की जाती है, फसल को, फसल की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं। अगर आप कुएं से, नदी से पानी देते हैं तो हम ढेकली, विद्युत पंप, रहट, मोट और डीजल पंप के द्वारा फसल को देते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा है ड्रॉप ड्रेनेज सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इस पद्धति के द्वारा बहुत ही कम जल में हम अपनी फसल को डेवलप कर सकते हैं। जिस प्रदेश में जल की कमी होती है वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी विधि होती है बूंद बूंद सिंचाई। ढेकली सिस्टम ये होता है कि बड़ा सा डंडा होता है जिसके आगे एक पात्र होता है जिसे एक व्यक्ति कुएं में डालता है और जब उस पे बैठता है तो वो ऊपर आ जाता है। इस तरह से उस पानी को बाहर गिरा दिया जाता है। दूसरा होता है विद्युत पंप। तीसरा होता है रहट। रहट एक गोल संरचना होती है और जिसके द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। मोट एक ऐसी संरचना होती है, बड़ा सा पात्र होता है जिसे भी कुएं से खींचा जाता है और उसको भी जल को बाहर निकाला जाता है। और डीजल पंप जो होते हैं वो भी एक साधारण संरचना है, पंप सेट लगाया जाता है और वाटर को मोटर के द्वारा बाहर खींच लिया जाता है। ये सब सिंचाई के साधन कहलाते हैं। इसके अलावा सीडलिंग जो होता है, आजकल नलकूप, विद्युत, डीजल पंप आदि से सिंचाई की जाती है। ऐसा क्यों? परंपरागत साधनों की तुलना में आधुनिक साधनों में कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है। इससे जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता का मतलब होता है बहुत कम जल की मात्रा में हम बहुत ज्यादा फसल डेवलप कर सकते हैं। तो फव्वारे के द्वारा और बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा, ये दोनों ही सिस्टम होते हैं जिसे छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं और इसको कहते हैं ड्रॉप ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपकी फसल में
फव्वारा लगा दिया जाता है तो बहुत फसल लहलहाती भी रहेगी, क्योंकि उसकी पत्तियों से होता हुआ जल जड़ों तक जाता है, पूरा वृक्ष गीला होता है। इस तरह से आपकी फसल के ऊपरी भाग में बहुत ही सुंदर रंग और फसल की चहचहाट, लहलहाट बहुत सुंदर होती है। और ड्रॉप ड्रेनेज सिस्टम के अंदर पौधे की जड़ के अंदर बूंद बूंद जल उसको प्राप्त होता रहता है। अब है फसल की सुरक्षा करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मान सकते हैं कि किसान फसल पकने पर उसे काटकर घर पर सुरक्षित ले आए, तब उसकी मेहनत सफल होती है। कई बार ऐसा होता है, बारिश आ जाती है, कोई जानवर, पशु पक्षी ये फसल को चर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसी समस्याओं का सामना करता है। ये समस्याएं खरपतवार भी हो सकती है और पशु भी हो सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। पहली है खरपतवार। खरपतवार खरपतवार एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम सविस्तार जानते हैं। खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं। वेस्ट प्लांट्स जिन्हें हम निकाल करके फेंक देते हैं, जो हमारी फसल को खराब करते हैं। फसल को पोषक तत्व नहीं मिलने से फसल की पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है और हमें जितनी हमारी आशा होती उसके अनुरूप धान की प्राप्ति नहीं होती है। समय समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी का उपयोग करना। स्पेशली मैं आपको बता दूं, पेस्टिसाइड फसल को बहुत नुकसान करते हैं, खरपतवार नाशी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आपके स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कैंसर जैसी भयावह बीमारियां इनसे बढ़ रही है। तो आप समय पर निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशी का कम से कम उपयोग करें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप। आप जानते हैं प्राकृतिक प्रकोप तो किसी के हाथ की बात नहीं है। अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, सर्दी और आग, तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे खेत में पानी भरे नहीं, खाद्य मिट्टी बह जाते हैं, तो उसका बचाव के लिए हमें कुछ करें। जब बाढ़ बहुत तीव्र स्तर पर आती है तो हमारा कोई भी उपाय काम नहीं करता, लेकिन जहां तक अगर माइनर काम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति डेवलप करेंगे जैसे ही हमारे खेत में पानी भरता है हम उसको अपने खेत से बाहर निकाल देंगे और हमारी फसल को हम बचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में मिट्टी बह जाएगी, खाद बह जाएगी, फसल का सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, आपकी फसल सूख रही है और आग लग जाने से फसल जल जाना, ये सब प्राकृतिक प्रकोप है। जल निकासी बनाना, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार रखना, इनके द्वारा हम प्राकृतिक प्रकोपों में कुछ स्तर पर बढ़ सकते हैं। नंबर 3 पर आता है कीट। कीट या फफूंदी, जीवाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग। ये ऐसे रोग होते हैं जिसमें हमें धान की बालियां खाली प्राप्त होती है या उनका चूरा हो जाता है, पत्तियां खत्म हो जाती है, तना सूखने लगता है, फल खराब हो जाते हैं, उत्पादन में कमी आती है। तो इनके लिए हमें समय समय पर फफूंदनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। हमें छाछ, राख आदि का समय समय पर अपनी फसल पे पहले से छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि हमारी फसल में किसी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी, वायरस आदि न लगे। क्योंकि जीवाणुनाशी, कीटाणुनाशी, फफूंदनाशक ये सब हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, हमारे लीवर सिस्टम को खराब करते हैं, क्योंकि उस धान को जिसपे ये डला उसको हम खाते हैं और ये हमारे जहरीले वस्तुएं हमारे साथ में, पदार्थ हमारे साथ में भोजन के साथ साथ हमारे लीवर को जाकर के इफेक्ट करते हैं और एटलीस्ट हमारी किडनी को भी इफेक्ट करते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं। तो कम से कम आप कीटाणुनाशकों का प्रयोग करें। अति आवश्यक हो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसे आप पहले प्री प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आप अपनी फसल को राख एवं छाछ का छिड़काव कर सकते हैं। अंत में है 4था नंबर आता है जानवरों। जानवरों के लिए फसल को नुकसान पहुंचाना बहुत साधारण सी बात है। फसल का बर्बाद हो जाती है, पूरी रात में रोजड़े, नीलगाय चर जाते हैं, हिरण चर जाते हैं, गायें चर जाती है। इसका कारण क्या होता है कि कुछ हद तक हम लोगों की कमी होती है कि हम पूरी तरह से बाढ़ और सुरक्षा के कार्य को प्रॉपर नहीं करते हैं। तो हमें अपने खेत की बाढ़ मजबूत करनी होगी और
उस खेत की सुरक्षा के लिए हमें कार्य करते रहना होगा। थैंक यू। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।